गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। मैं शिखा सिंह, डाइट प्रवक्ता, जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान गोरखपुर। और गृह विज्ञान में आज जो हमारा टॉपिक है वो है पोषण संबंधी जैव रसायन यानी न्यूट्रिशनल बायोकेमिस्ट्री। कल मैंने आपको बताया था, कल हम लोग पढ़े थे फंडामेंटल्स ऑफ न्यूट्रिशन। उसके बाद हमने बोला था हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो रहेगा वो पोषण संबंधी जैव रसायन के बारे में हम अध्ययन करेंगे। इतना मैंने आपको बताया था। आज हम जानेंगे कि पोषण संबंधी जैव रसायन होता क्या है। ठीक है, आप सब तैयार हैं पढ़ने के लिए? चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। ठीक है, सुनिएगा। जब हमारे शरीर द्वारा आवश्यक सभी पोषक तत्व एक सही अनुपात में मौजूद होते हैं, इसे इष्टतम पोषण या पर्याप्त पोषण कहा जाता है। यानी जब हमारे शरीर में आवश्यक सभी पोषक तत्व जितनी हमको रिक्वायरमेंट है उतनी हमारे बॉडी में उपस्थित रहती है, तो इसे हम इष्टतम पोषण या पर्याप्त पोषण कहते हैं। विभिन्न खाद्य पदार्थ कई रासायनिक घटकों से बने होते हैं जिन्हें पोषक तत्व कहा जाता है। यानी विभिन्न जो हमारे खाद्य पदार्थ हैं वो कई रासायनिक संगठनों से घटकों से मिलकर बने होते हैं और उसे ही हम पोषक तत्व कहते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि पोषक तत्व किसे कहते हैं, तो विभिन्न खाद्य पदार्थों के रासायनिक घटकों से बने होते हैं जिन्हें हम पोषक कहते हैं। खाद्य पदार्थ में पाए जाने वाले पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं? पहला होता है प्रोटीन, ठीक है, दूसरा है कार्बोहाइड्रेट, तीसरा है वसा, चौथा है विटामिन, पांचवा है खनिज लवण और साथ में जल। ये विभिन्न पोषक तत्व जो कार्य करते हैं उन्हें प्रभावी कार्यवाही के लिए एकजुट होना पड़ता है। मतलब ये जितने सारे हम यहाँ पे पोषक तत्वों की बात आपसे कर रहे हैं, इन सब के अलग अलग अपने अपने फंक्शन होते हैं, लेकिन जब ये बॉडी में जब एकजुट होंगे तभी ये अपने कार्यों को ठीक से कर पाएंगे। ओके, तो इसमें आज हम लोग पहला जो पढ़ेंगे वो है प्रोटीन। प्रोटीन के बारे में कह रहा है, प्रोटीन बहुत ही जटिल नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक होते हैं। याद रखिएगा कि ये नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक होते हैं जिन्हें अमीनो एसिड कहा जाता है। यहाँ से प्रश्न उठते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। सभी प्रोटीन में कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन होते हैं। उसमें से ज्यादा में सल्फर होता है और कुछ में फास्फोरस भी होता है। तो कभी कभी कौन कौन से तत्व इसमें होते हैं ये पूछ देता है, तो हमको पता होना चाहिए। अभी मैं सारे कितने परसेंटेज में होते हैं वो सारा मैं आपको आगे बताऊंगी। फिर है लिपिड, प्रोटीन के साथ मिलकर लाइपोप्रोटीन बनाते हैं। प्रोटीन में औसतन 16% यानी 16% नाइट्रोजन होता है। भौतिक और रासायनिक गुणों के आधार पर प्रोटीन को निम्नानुसार वर्गीकृत किया जाता है। 3 प्रकार से वर्गीकृत करते हैं हम प्रोटीन को भौतिक एवं रासायनिक विधि के आधार पे। पहला है साधारण प्रोटीन, दूसरा है संयुग्मित प्रोटीन और तीसरा है व्युत्पन्न प्रोटीन। क्या है? पहला साधारण प्रोटीन, दूसरा संयुग्मित प्रोटीन और तीसरा व्युत्पन्न प्रोटीन। साधारण प्रोटीन, इसमें केवल अमीनो एसिड होते हैं। यानी जब भी साधारण प्रोटीन की बात होगी तो इसमें सिर्फ क्या होता है? अमीनो एसिड होता है। इसके 2 एग्जाम्पल भी दिया है, एल्ब्यूमिन और ग्लोब्यूलिन। ये क्या है? ये साधारण प्रोटीन के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा क्योंकि जो इसके एग्जाम्पल हैं साधारण के, संयुग्मित के और व्युत्पन्न के, उसको अलग अलग छांटने को भी दे देता है। तो ये हमको पता होना चाहिए कि सिंपल प्रोटीन में 2 है, एल्ब्यूमिन और ग्लोब्यूलिन, इसके एग्जाम्पल हैं। फिर संयुग्मित प्रोटीन की बात करेंगे तो ये गैर प्रोटीन पदार्थ के साथ संयुक्त सरल प्रोटीन हैं, जैसे फास्फोप्रोटीन, दूध में जो केसीन प्रोटीन पाई जाती है, प्लस न्यूक्लियोप्रोटीन जो हमारे डीएनए आरएनए में होता है। फिर हीमोग्लोबिन जो कि हमारा रक्त है, हीमोग्लोबिन, और ग्लोब्यूलिन में ग्लोब्यूलिन, जैसे हीम और ग्लोबिन 2 वर्ड से मिलके बना है। हिम मतलब आयरन और ग्लोबिन जो होता है वो प्रोटीन होता है। तो इसमें ग्लोब्यूबिन है वो क्या है? वो प्रोटीन है। फिर है मकई की जिन, यानी मकई में जो प्रोटीन पाई जाती है उसको जिन प्रोटीन बोलते हैं। फिर गेहूं में पाई जाती है ग्लूटीन प्रोटीन। कौन सी प्रोटीन? ग्लूटीन प्रोटीन। उसके बाद दूध में लैक्टो एल्ब्यूमिन पाया जाता है। ये सब जो है ये संयुग्मित प्रोटीन के उदाहरण हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा व्युत्पन्न प्रोटीन। ये सरल और संयुग्मित प्रोटीन पर एंजाइम की क्रिया के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होते हैं। इसके एग्जाम्पल भी पूछ देता है, वो है पेप्टोन। पहला है पेप्टोन, दूसरा है पेप्टिसाइड
और तीसरा है प्रोटीओज जैसे पदार्थ। ठीक है, अब ये मैंने आपको 3 बता दिया, सरल, संयुग्मित और व्युत्पन्न प्रोटीन। ये जो है रासायनिक और भौतिक के आधार पे था। ठीक है, और वनस्पति के हिसाब से वो जंतु जगत और वनस्पति जगत है। अगर आप प्राप्ति के स्रोत के आधार पे देखेंगे तो 2 तरीके से प्राप्त होता है, जैसा कि मैंने आपको पहले के वीडियो में भी बताया था कि जितने भी मांस होते हैं, ठीक है, वो एक प्रोटीन के रिच सोर्सेज है। वेज में आ जाइए तो बहुत सारे दालें हैं, फलियां हैं, और वो आपका पनीर है, आपका सोयाबीन है, ये सारी क्या है, वो प्रोटीन के बहुत अच्छे सोर्स माने जाते हैं। कह रहा है प्रोटीन में आमतौर पर 22 अमीनो एसिड पाए जाते हैं। कितने? 22। उसके बीच और गैर प्रोटीन स्रोतों से आपसी हस्तक्षेप से शरीर केवल इन 22 अमीनो एसिड से में से कुछ को ही संश्लेषित कर पाता है। मतलब बहुत सारे प्रोटीन पाए तो जा रहे हैं, लेकिन इसमें से कुछ ही हैं जिसमें जो है हमारी बॉडी जो है उसको संश्लेषित कर पा रही है। इसे गैर आवश्यक नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड कहा जाता है। अमीनो एसिड 2 प्रकार का होता है, एक नॉन इसेंशियल होता है और एक इसेंशियल होता है। ठीक है, टोटल 22। तो 10 अमीनो एसिड को शरीर द्वारा संश्लेषित नहीं किया जा सकता है और उन्हें आहार के माध्यम से आपूर्ति की जाती है। ठीक है, और उसको कहा जाता है आवश्यक अमीनो एसिड, यानी जो वो आप उसको कह सकते हैं कि जो गैर आवश्यक अमीनो नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड है वो हमारी बॉडी जो है वो खुद बना लेता है, लेकिन जो आवश्यक अमीनो एसिड है उसको हमको आहार के माध्यम से लेना होता है। हम इसके जो बहुत सारे सोर्सेज हैं प्रोटीन के, उसके माध्यम से हम इसको आहार में लेते हैं। आवश्यक अमीनो एसिड हमारी बॉडी में नहीं बनते हैं। इवन हम जो आहार बाहर से लेते हैं, प्रोटीन रिच युक्त जो भी डाइट लेते हैं, उसके द्वारा हमको प्राप्त होता है। आवश्यक अमीनो अम्ल के नाम आप याद कर लीजिए, वो छांटने को दे देता है कि कौन सा आवश्यक है कौन सा नहीं है। तो आवश्यक याद कर लीजिए, तो जो आवश्यक नहीं है वो आपको अपने आप पता चल जाएगा। तो हम लोग इसेंशियल अमीनो एसिड का नाम देखेंगे। पहला है ल्यूसीन। क्या है? ल्यूसीन। दूसरा लाइसीन, तीसरा आइसोल्यूसीन, तीसरा हिस्टिडीन, चौथा अर्जिनाइन, पांचवा मिथियोनाइन, छठवां थियोनाइन, छठवां फिलिनेनाइन, सातवां ट्रिप्टोफेन, उसके बाद वैलिन। 10 हो गया टोटल। ठीक है, ल्यूसीन, लाइसीन, आइसोल्यूसीन, हिस्टिडीन, अर्जिनाइन, मिथियोनाइन, थियोनाइन, फिलेनेनाइन, ट्रिप्टोफैन, वेलिन। तो आपको इसका नाम छांटने को दे देता है, आपके बुक्स में इसका नाम दिया हुआ है, आप इसको नेट पे भी सर्च कर सकते हैं और आप इस नाम को याद कर लीजिएगा कि कौन से आवश्यक अमीनो एसिड होते हैं और कौन से आवश्यक नहीं होते हैं। तो जब आपको आवश्यक याद हो जाएगा तो आप आराम से उसको छांट लेंगे। तो आपको ये याद करना पड़ेगा क्योंकि ये अक्सर पेपर में पूछता है। फिर है प्रत्येक प्रोटीन, जो भी प्रोटीन होता है उसमें 50% कार्बन होता है, 7% हाइड्रोजन होता है, 32% ऑक्सीजन होता है, 16% नाइट्रोजन होता है, 3% सल्फर होता है और 3% फास्फोरस होता है। याद रहेगा, 50% कार्बन, ठीक, 7% हाइड्रोजन, 32% ऑक्सीजन, 16% नाइट्रोजन, 3% सल्फर और 3% फास्फोरस पाया जाता है प्रत्येक प्रोटीन में। यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं। मैं आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट पढ़ा रही हूँ। अगर हम प्रोटीन का चैप्टर ऐसे पढ़ेंगे तो कम से कम 4-5 घंटे का लेक्चर होगा, लेकिन मैंने इसको पूरा पढ़ के शॉर्ट में आपको क्रीम चीज देने की कोशिश की है इस वीडियो में। तो आप इसको, जितनी चीजें मैं बता रही हूँ उसको आप कम से कम याद करने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे, और जो चीजें आपको समझ में ना आए उसको आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आप कमेंट बॉक्स का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करते हैं, ये भी बता दूं मैं आपको, क्योंकि आप पढ़ते ही नहीं है। अगर पढ़ते हैं तो इस बार कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। अधिकता की दृष्टि से अगर देखा जाए तो शरीर में जल के बाद दूसरा अगर कोई महत्वपूर्ण स्थान लेता है तो वो होता है प्रोटीन। यानी हमारे बॉडी में पहले नंबर पे अगर सबसे ज्यादा कोई चीज होती है तो वो होती है जल,
जो 70 to 75% तक हमारी बॉडी में पाया जाता है। उसके बाद होता है प्रोटीन, यानी 20% जो पार्ट होता है वो हमारी बॉडी में प्रोटीन का होता है। हमारा हेयर, हमारे नेल, हमारी स्किन, ये सब क्या है, प्रोटीन द्वारा ही निर्मित होती हैं। हमारे शरीर में जो निरंतर टूट फूट होती रहती है हमारी बॉडी में, वो भी जो है कौन कवर करता है, कौन उसका पुनर्निर्माण करता है, प्रोटीन। तो प्रोटीन प्रत्येक व्यक्ति के लिए बहुत ही आवश्यक पोषक तत्व होता है। अब प्रोटीन हमारी बॉडी में क्या क्या काम करता है, इसको भी हमको जानना चाहिए। पहला, शरीर की वृद्धि एवं विकास करना। प्रोटीन क्या करता है, हमारे शरीर की वृद्धि एवं विकास का काम करता है। दूसरा, तंतुओं के पुनर्निर्माण एवं मरम्मत हेतु, यानी हमारी कोशिकाओं में निरंतर टूट फूट होती रहती है, उसकी मरम्मत का जो काम है वो भी प्रोटीन ही करता है। प्लस शरीर की विभिन्न क्रियाओं को निर्मित करना। हमारी बॉडी में बहुत सारे काम होते हैं, जैसे पहला, अम्ल एवं क्षार की मात्रा को नियमित करना, ठीक है। दूसरा है हार्मोन्स का निर्माण करना। तीसरा है एंजाइम का निर्माण करना। चौथा है एंटीबॉडीज का निर्माण करना। पांचवा है जल संतुलन बॉडी में बनाए रखना। फिर है मांसपेशियों के संकुचन में सहायक, विटामिन के निर्माण में सहायक, रक्त का थक्का जमाने में सहायक, फिर सामान्य हमारी जो दृष्टि होती है उस दृष्टि में सहायक है, ऊर्जा प्रदान करता है हमारी बॉडी को, और दूध के निर्माण में भी इसका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो इतना सारा हेल्प प्रोटीन जो है हमारी बॉडी में करता है। अब प्रोटीन की कमी से होने वाले 3 रोग हैं। पहला है क्वाशियोरकर, ठीक है। दूसरा है सूखा रोग, जिसको मैरास्मस बोलते हैं, ठीक है। और एक होता है मैरास्मिक क्वाशियोरकर। तो हम लोग पढ़ेंगे आज कि क्या क्या जो है बीमारियां होती हैं, उसके क्या लक्षण होते हैं, ठीक है। तो पहला हम लोग पढ़ेंगे क्वाशियोरकर। ये जो है 1 साल से 4 साल के बच्चों में होता है। यह रोग प्रोटीन की कमी से होता है, यानी क्वाशियोरकर प्रोटीन की कमी से होता है, और सिर्फ प्रोटीन की कमी से होता है, इस बात को याद रखेंगे। अक्सर इसके जो लक्षण हैं वो आपसे पूछ देता है, क्योंकि क्वाशियोरकर और मैरास्मस का लक्षण अक्सर जो है वो बिल्कुल एक दूसरे से क्या है, अपोजिट है। तो उसको कंफ्यूज करने के लिए आपसे एग्जाम में अक्सर पूछ देता है। तो देखिए, क्वाशियोरकर अगर किसी बच्चे को हो जा रहा है, जो 1 साल से 4 साल का बच्चा है, जो उसको प्रोटीन की कमी से हो रहा है, उसके क्या क्या लक्षण होंगे। तो पहला लक्षण है वृद्धि में रुकावट, यानी बच्चे का जो ग्रोथ है वो रुक जाएगा। दूसरा, उसकी बॉडी में सूजन हो जाता है। क्या हो जाता है, उसकी बॉडी में सूजन हो जाएगा। तीसरा है मांसपेशियों का क्षय होना, यानी उसकी बॉडी में मांसपेशियों का क्षय होने लगता है। चौथा है मानसिक परिवर्तन, बच्चे के मानसिक परिवर्तन भी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है रक्तहीनता, यानी उनके में खून की कमी हो जाती है। जो बच्चे क्वाशियोरकर से पीड़ित होते हैं, 1 से 4 साल के बच्चे, उनको रक्तहीनता, जिसको एनीमिया भी कहते हैं, वो उन्हें हो जाता है। प्लस जो बच्चे क्वाशियोरकर से ग्रसित होते हैं, उनके यकृत में वसा का जमाव हो जाता है, और उनकी बॉडी में विटामिन की कमी हो जाती है। साथ ही उनके त्वचा पर भी प्रभाव पड़ता है। बच्चों के बाल जो होते हैं वो रूखे और कांतिहीन और बेजान से हो जाते हैं। भूख में कमी हो जाती है। उनको अतिसार यानी डायरिया होने लगता है, उल्टी दस्त स्टार्ट हो जाता है। प्लस उनकी जो स्लैस्मिक झिल्लियां होती हैं उस पे भी प्रभाव पड़ता है, ठीक है। और जो बच्चे का मुख होता है वो चंद्राकृति यानी चंद्रमा के आकार का हो जाता है, फूल के, ठीक है। और इससे नाड़ी संस्थान भी जो है वो प्रभावित होते हैं। इतने सारे लक्षण मैंने आपको क्वाशियोरकर के बताएं। मैंने बताया कि किस आयु का बच्चा इससे प्रभावित होता है, यानी 1 से 4 वर्ष का बच्चा इससे प्रभावित होता है। क्वाशियोरकर मुख्य रूप से प्रोटीन की कमी से होता है। इसमें जो बच्चे का चेहरा होता है वो चंद्राकृतिक आकार का हो जाता है, बच्चे को भूख नहीं लगती है, उसके में मानसिक परिवर्तन होता है, वो एनीमिया से ग्रसित हो जाता है, ठीक है। उसकी बॉडी में स्वेलिंग हो जाती है, सूजन हो जाती है, बच्चे की वृद्धि में रुकावट आ जाती है। इस तरह के बहुत सारे परिवर्तन हम क्वाशियोरकर में के जो पेशेंट है, जो बच्चा है, उसमें हम देख सकते हैं। नेक्स्ट है मैरास्मस, जिसको बोलते हैं सूखा रोग। ये 6 माह से 18 माह के शिशु को होता है,
ठीक है। यह 6 माह से 18 माह के जो बच्चे होते हैं महीने के, उन बच्चों में प्रायः यह देखा जाता है। यह आहार में प्रोटीन प्लस कैलोरी की कमी से यानी ऊर्जा की कमी से होता है। जब बच्चों को कार्बोहाइड्रेट की भी कमी हो बॉडी में और प्रोटीन की कमी भी हो, यानी ये जो कार्बोहाइड्रेट होता है ये हमारी बॉडी को ऊर्जा प्रदान करता है, कैलोरी प्रदान करता है, और प्रोटीन हमारी कोशिकाओं में हो रही निरंतर टूट फूट और जितने भी बहुत सारे फंक्शन मैंने अभी आपको बताएं उसको नियमित रूप से कार्य करने में मदद करता है। अब जो मेरास्मस होता है उसमें क्या क्या लक्षण होते हैं आप देखिएगा। ये क्वासियोरकर का लगभग बिल्कुल अपोजिट है जितने लक्षण है। इसमें कह रहा है सूजन बिल्कुल नहीं होती है, यानी जिन बच्चों में प्रोटीन प्लस एनर्जी दोनों की कमी होती है उनकी बॉडी में स्वेलिंग बिल्कुल नहीं होती है। वजन इन बच्चों का अत्यंत कम होता है, यानी इन बच्चों का वेट जो है अन्य बच्चों की अपेक्षा बहुत कम होता है, ये अंडर वेट बच्चे होते हैं। प्लस शिशु की लंबाई में वृद्धि नहीं होती है, उसकी हाइट भी अच्छी नहीं बढ़ती है। क्यों? क्योंकि उसकी बॉडी में प्रोटीन की भी कमी है प्लस साथ में एनर्जी की भी कमी है उस बच्चे को, ठीक है। फिर यकृत पर वसा का जमाव बिल्कुल नहीं होता है। हमने देखा था क्वासियोरकर में, वहां पे यकृत में वसा का जमाव हो रहा था, लेकिन मेरास्मस में जो कि ऊर्जा और प्रोटीन की कमी से हो रहा है, यहाँ पर यकृत में वसा का जमाव बिल्कुल भी नहीं होता है। त्वचा के नीचे वसा की मात्रा नहीं के बराबर होती है। जैसे मैं हूं, मेरी जो बॉडी है इसमें त्वचा पे आपको फैट दिख रहा होगा, जिसके कारण क्या है, फेस में ग्लो दिख रहा होगा, आपको एक चमक होगी। लेकिन जिनको इसकी कमी हो जाती है उनका चेहरा जो है वो बिल्कुल सूखा सा रहता है, मतलब उनके फेस पे जो है फैट की जो वसा की हमारी लेयर है आप देख सकते हैं वो उन बच्चों में नहीं रहती है, ठीक है। आप अपने आप पे भी ये चीज देख सकते हैं। फिर आंत्र मार्ग में संक्रमण से निर्जलीकरण हो जाना, यानी जो आंत मार्ग हमारा होता है, इंटेस्टाइन जो हमारा आता है, वहां पे प्रॉब्लम होने के कारण हम डिहाइड्रेशन, यानी जो बच्चा रहता है वो डिहाइड्रेशन का शिकार हो जाता है, उसकी बॉडी में पानी की कमी हो जाती है। प्लस त्वचा रूखी सूखी बेजान कांतिहीन, चेहरे पर बिल्कुल चमक नहीं होती है, ठीक है। और फिर है मांसपेशियों का क्षय अत्यधिक होता है इसमें, हाथ पैर पतले, अब बिल्कुल बच्चे में जान ही नहीं है, प्रोटीन की भी कमी है, एनर्जी की कमी है, तो आप सोच सकते हो बच्चा बिल्कुल दुबला पतला सा, उसके पैर में जैसे लगेगा जान ही नहीं है, हाथ बिल्कुल पतले, ये सारे लक्षण आपको दिखाई देंगे। प्लस एक और इसका जो मेन है लक्षण वो है पेट बाहर की तरफ निकला हुआ दिखाई देता है। ये जो बच्चे होते हैं 6 से 18 माह के बच्चे जो मेरास्मस से ग्रसित होते हैं, इनका जो पेट होता है वो बाहर की तरफ थोड़ा सा निकला हुआ, अजीब सा वो ढोलक के आकार का निकला हुआ आपको दिखाई देगा। ये मेन प्रॉब्लम है। ये मतलब यही ये दो रोग जो है खास तौर से क्वासियोरकर और मेरास्मस, ये प्रोटीन की कमी से होते हैं हमारी बॉडी में। तो हमने जाना प्रोटीन क्या है, पहले तो हमने ये जाना कि पोषण का जो संबंधी जैव रसायन है वो होता क्या है, प्लस हमारे कौन कौन से पोषक तत्व होते हैं इसके बारे में हमने जाना, ठीक है। फिर मैंने आपको प्रोटीन का वर्गीकरण बताया। अब हमको जानना है कि प्रोटीन के रिच सोर्स क्या क्या हैं, कि हम क्या क्या खाएंगे तो हम इस तरह की बीमारी से बच सकते हैं। तो आप खुद सोचिए कि क्या क्या चीजें आपको इजीली अवेलेबल हैं, जो रेट भी ज्यादा नहीं है और वो आपको पूर्ण प्रोटीन प्रदान कर रहा है। तो आप देखिए सोयाबीन में सबसे ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है। उसके बाद आप पनीर, अंडा, मांस, मछली, जितनी तरह की दालें होती हैं, भारत में बहुत तरह की दालें पाई जाती हैं, मैंने आपको फूड ग्रुप में बताया था, ठीक है। बहुत सारी फलियां, ये सारी क्या है, ये प्रोटीन के बहुत ही रिच सोर्स हैं। यदि आप इनका सेवन करते हैं, जैसे मूंगफली है, बहुत सारी चीजें आप वनस्पति जगत में भी देखते हैं, आपके ड्राई फ्रूट्स हैं, ये सब आपको प्रोटीन प्रदान करते हैं। तो आप यदि इसका सेवन ठीक से कर रहे हैं, आप रोज अपनी डाइट में दाल लेते हैं, आप रोज अपने डाइट में जो भी आपके पास प्रोटीन रिच सोर्स है यदि आप उसका सेवन करते हैं तो आपको प्रोटीन की कमी नहीं होगी। क्योंकि कहा जाता है कि जितनी व्यक्ति की वेट होती है
उस हिसाब से प्रति ग्राम प्रोटीन की प्रत्येक व्यक्ति को आवश्यकता होती है। मान लीजिए मेरा वेट 55 केजी है, तो मुझे डेली जो है कम से कम अपनी डाइट में 55 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता है। मुझे 55 ग्राम प्रोटीन रोज लेना चाहिए। ठीक है, ये था प्रोटीन। प्रोटीन में हमने प्रोटीन के बारे में पढ़ा, प्रोटीन का वर्गीकरण पढ़ा, प्लस प्रोटीन में कौन कौन से तत्व होते हैं जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, इसको हमने पूरा प्रतिशत के साथ आपको बताया। यहीं से प्रश्न उठते हैं, प्लस आपका अमीनो एसिड से प्रश्न उठता है, मैंने वो आपको बता दिया अच्छे से। क्या क्या बीमारियां होती हैं प्रोटीन से, ये बताया आपको। और इससे ज्यादा इससे प्रश्न नहीं उठता है। इतना अगर आप पढ़ते हैं अच्छे से, आज मैंने आपको इसको पढ़ाया है, आप इसको अपनी बुक से भी पढ़ने का प्रयास करिएगा। और आपको जहाँ जो चीजें समझ में नहीं आएंगी, आप प्लीज उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए। मेरा रिक्वेस्ट है आपसे, जो भी चीजें आपको समझ में नहीं आती हैं, आप उसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए वीडियो देखते समय। और वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। ऐसा नहीं है कि उसको 5 मिनट देख के आप छोड़ दीजिए, क्योंकि अधूरा ज्ञान जो होता है वो हमेशा खतरनाक होता है। इसलिए 20 मिनट का वीडियो है, आप इसको कंप्लीट देखें। और नेक्स्ट चैप्टर में जो है इसी में हम आगे बढ़ेंगे, अगले पोषक तत्व के बारे में हम पढ़ेंगे। आज मैं अपना जो लेक्चर है वो यहीं पे फिनिश करती हूँ। ओके, बाय, हैव अ गुड डे।